बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CS 502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करना सिखाएंगे एक कम्प्लेक्स कोड की। इससे प्रीवियस लेक्चर 3 के अंदर दोस्तों हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड की थी 2 डायमेंशन मैक्सिमा की, और इसके साथ मैंने आपको एक और सिंपल सी एग्जांपल की टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करना सिखाई थी। तो आज एक कम्प्लेक्स यहाँ पे नेस्टेड लूप दी गई है और कहा गया है कि आपको ये जो नेस्टेड लूप का कोड है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करके दो कि इस कोड को चलते हुए कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि पेपर के अंदर भी आपको इस तरह से कोड दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करो। और अगर दोस्तों आपको कोड नहीं दिया था तो फिर आपको बेसिकली इस तरह से पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि वो क्वेश्चन जो लेक्चर 2 में मैं आपको करवाया था कि एक स्टेटमेंट दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसका सूडो कोड यानी इसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करो। तो फिर आपने क्या करना होगा, उस स्टेटमेंट को देखते हुए इस तरह का एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करना होगा। जैसे ये एल्गोरिदम लिखा हुआ ना, ऐसे ही आपने एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करना होगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा पेपर में आपको। और दूसरा क्वेश्चन आपको किस तरह से आएगा कि एक इस तरह आपको सूडो कोड या एल्गोरिदम दिया होगा, कहा जाएगा इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करके दो। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी करके दी थी और आज के लेक्चर में भी करके देता हूँ, बहुत ही वाज़िया और क्लियर स्टेप्स के साथ। तो चलें दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली हमें नेस्टेड यानी 3 लूप्स लगी हुई हैं। एक ये पहली फॉर लूप है जो कि I1 से स्टार्ट होकर N तक जा रही है। फिर उसके बाद एक और सेकंड लूप है जो कि J1 से स्टार्ट होकर 2I तक जा रही है। और उसके बाद एक तीसरी वाई लूप है जो कि K0 से लेकर J तक जा रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपको इस तरह से कम्प्लेक्स कोड दिया जाए ना नेस्टेड लूप के अंदर या कम्प्लेक्स कोड दिया जाए, तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपने अपने कोड की कम्प्लेक्सिटी इजी वे में फाइंड करनी है ना, तो हमेशा जो सबसे अंदर वाली यानी इनर लूप है ना, उससे टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ये बताएं सबसे अंदर वाली लूप कौन सी है। तो ये सबसे बाहर वाली लूप है, उसके अंदर ये लूप है, उसके अंदर ये लूप है। तो सबसे अंदर वाली लूप कौन सी है, ये वाइल वाली। सो हम ये वाइल वाली लूप से टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जिसकी आप टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करना स्टार्ट करते हो ना, उसको हम कोई भी एक रैंडम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखें सर ने ये जो सर इस वाइल लूप, ये जो वाइल लूप है इंटरनल वाली, सबसे इंटरनल वाली, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने जा रहे हैं और इसको सर ने एक रैंडम नाम दे दिया है आई का, कैपिटल आई का। तो यहाँ पे देखें, ये देखें ये जो रेड कलर का एरो सर शो कर रहे हैं, सर बेसिकली कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले इस अंदर वाली जो मोस्ट इनर जो इंटरनल लूप है वाई लूप, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने जा रहा हूँ। और इसको सर ने देखें लेट आई ब्रैकेट, सर ने इसको आई का नाम दे दिया। तो यहाँ पे ये जो आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है ना, I × J = तो ये बेसिकली नाम है, ये रैंडम नाम आप कुछ भी दे सकते हो। आप इस आई की जगह पे आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हो। मान लो T, लेट से S, लेट से U, आप कोई भी जो है नाम सेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये कैपिटल I × ये जो ब्रैकेट लगी हुई है, ये बेसिकली नाम है आपकी इस टाइम कम्प्लेक्सिटी का, जो आपने रैंडम अपनी तरफ से कोई भी नाम दे दिया है। और उसके बाद ये जो J है, ये J बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लूप टोटल कितने टाइम मतलब कहाँ तक जा रही है। तो आपकी लूप यहाँ पे ये जो वाई लूप है मैक्सिमम J तक जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे I लिख दिया है। समझ आई बात की। वैसे आप यहाँ पे भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी J की जगह पे कोई भी नाम दे सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन इक्वल के साथ ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये बेसिकली समझने वाली बात है। आप ज़रा गौर कीजिएगा तो और समझिएगा ये कैसे आई है। देखें, सबसे पहले दोस्तों हम टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए लगाते हैं समेशन क्यों लगाते हैं? समेशन के अंदर दोस्तों हमने सबसे पहले ये बताना होता है कि हमारे जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है। ठीक है, चलिए ज़रा समझें इसको। ये देखिए, ये जो आपकी वाइल लूप है ये क्या कह रही है, ये कह रही है अगर के जब तक बड़ा है 0 से, ये जब तक इक्वल है 0 के, तब तक ये लूप चलती रहे। अब बात ही आती है कि K 0 तक चल रहा है, मतलब K > 0 का मतलब ये है कि जब तक K की वैल्यू 0 से बड़ी और इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलती रहे। इसका मतलब ये K जो है 0 तक तो जा रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? तो दोस्तों ये K = J, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है K = J, मतलब K जो है वो J से स्टार्ट करेगा और 0 तक जाएगा। K जो है वो J से स्टार्ट करेगा। आपको यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ना आपकी लूप के अंदर जो मेन वेरिएबल होता है ना, जिसके साथ आपने कंडीशन चेक की होती है, उसको बेसिकली चेक करते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो K जो है वो J से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है, 0 तक। अब दोस्तों आप इसे लिखोगे कैसे? इसे आप लिखोगे कुछ इस तरह से कि आप कहोगे
कि के जो है आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो उसकी, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि के जो है जे से स्टार्ट करके कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है, मैक्सिमम 0 तक जा रहा है। और आप इसको इस तरह से उल्टा भी लिख सकते हो कि अगर के जो है 0 से स्टार्ट करे तो कहाँ तक जा रहा है, जे तक जा रहा है। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे ऐसे लिख लो के स्टार्ट जे से कर रहा है, क्योंकि के इक्वल जे का मतलब ये है कि के जो है जे की वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है। एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर आप इसको रिवर्स कर दो तो फिर ऐसे बनेगा, के जो है 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जा रहा है, जे की वैल्यू तक। तो बेसिकली दोस्तों यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये समेशन का हम इसलिए लगाते हैं कि हम सम ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी सम ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए ये समेशन लगाते हैं। और इस समेशन के नीचे हम बताते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। तो और स्टार्टिंग में उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो मैंने आपको बताया कि लूप के अंदर जिस वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगी होती है ना, उस वेरिएबल को लिखते हैं। देखें, आपने खुद ही अभी समझा है कि के जो है 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जा रहा है, जे तक जा रहा है। तो ये देखें, हम नीचे लिखते हैं कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है और ऊपर लिखते हैं मैक्सिमम कहाँ तक आप जा रहे हो। तो यहाँ पे आपने कहा के इक्वल टू 0, मतलब आप कह रहे हो के जो है वो 0 से स्टार्ट कर रहा है। और समेशन के ऊपर दोस्तों हम ये लिखते हैं कि कहाँ तक आप जा रहे हो। तो आपने कहा जे का मतलब क्या कि के जो है वो जे तक मूव कर रहा है। आप समझ रही बात की। तो ये मतलब था इस बेसिकली स्टेटमेंट का। दोबारा रिपीट करता हूँ, समेशन लगाते हैं कि दो चीज़ें बताने के लिए कि जब आपने इस तरह से बताना हो ना कि आपकी वैल्यू जो वेरिएबल है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है, तो उसके लिए दोस्तों पहले हम समेशन का सिंबल लगाते हैं और इस समेशन के नीचे हम स्टार्टिंग वैल्यू बताते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, और समेशन के ऊपर हम एंडिंग वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं कि हम जा कहाँ तक रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कहा के इक्वल टू 0, मतलब के जो है वो 0 से स्टार्ट किया उसने और ऊपर जे लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि के जो है वो जे तक मूव कर रहा है, जे तक जा रहा है, जे की जितनी वैल्यू होगी ना वहाँ तक के जो है वो मूव करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ लगी बात की। ओके, उसके बाद दोस्तों ये जो आगे 1 लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी वाइल के नीचे कितनी लाइन लगी हुई है। ये देखें, ये सिर्फ एक ही लाइन लगी हुई है, नीचे देख रहे हो, डू के इक्वल टू के माइनस 1। तो ये वाइल की बॉडी के अंदर कितनी लाइन आ रही है, सिर्फ एक ही लाइन आ रही है और ये एक लाइन कितनी दफ़ा चलेगी, सिर्फ 1 टाइम चलेगी। तो इसलिए ये जो आगे 1 लगा हुआ है ना, ये मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी वाइल की बॉडी के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो कि 1 टाइम चलेगी, इसलिए ये आगे आपने 1 लगाया हुआ है। ठीक है जी, चलें अब दोस्तों वो करते बेसिकली ये हैं कि समेशन के ऊपर ये जो मैक्सिमम वैल्यू लिखी होती है ना, ये जो समेशन के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू लिखी होती है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस साइड वाली वैल्यू के साथ। तो देखें, आपकी समेशन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, जे, और ये समेशन के आगे क्या लिखा हुआ है, 1। तो जे जो है मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो जे इंटू 1 जवाब क्या है, कोई भी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जवाब आता है, वही सेम वैल्यू आ जाती है। तो मतलब जब जे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू क्या जवाब आ जाएगा, जे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आगे अब आप सोचोगे ये जे तो आंसर आ गया, अब आगे ये +1 क्यों लगा हुआ है। +1 दोस्तों इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अगर दोस्तों आप स्टार्टिंग करो 1 से, अगर आप स्टार्टिंग करो 1 से तो फिर दोस्तों सिर्फ ऊपर वाली मैक्सिमम वैल्यू को साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते हैं। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे के चूँकि 0 से स्टार्ट कर रहा है तो इसलिए 0 वाली वैल्यू भी तो आपने काउंट करनी है ना, तो वो जो 0 वाला एक स्टेप है, क्योंकि अगर आपने 1 से स्टार्ट किया तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप ऊपर वाली मैक्सिमम वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर दोस्तों आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर वो जो 0 वाला स्टेप है वो भी तो आपने इंक्लूड करना ना, इसलिए यहाँ पे हमने जे को जब 1 से मल्टीप्लाई करके जवाब आया जे। अब उस जे में हम +1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 0 वाला स्टेप भी आपने बीच में काउंट करना है, ये वजह यहाँ पे J+1 हमारा आंसर आ गया। तो फाइनली दोस्तों हमारी इस वाइल लूप के चलने का टाइम कितना आया है, J+1 टाइम। क्लियर हुई बात। चलें जी नेक्स्ट अब दोस्तों फिर क्या करते हैं, जब आपने इस वाइल लूप इन सबसे मोस्ट इनर लूप का टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर ली है, अब आपने क्या करना है, इससे पीछे वाली लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। तो इस वाइल लूप से पीछे वाली लूप कौन सी है, ये वाली, फॉर j इक्वल टू 1 एंड 2 to 2i, मतलब j 1 से स्टार्ट करके 2i तक जा रहा है। अब देखें, अब मैंने दोस्तों टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। देखें अब यहाँ पे रेड कलर का सिंबल ये शो कर रहा है कि अब आपने इस फॉर लूप की, ये जो जे वाली फॉर लूप है, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको कोई रैंडम नाम दे दो। तो सर ने इसको रैंडम जो नाम दिया है वो दिया है M। तो ये देखो M इंटू आई बेसिकली यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर, मैक्सिमम टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर लिखा हुआ है 2i, तो उसमें वहाँ से सामने i ले लिया। तो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे i की जगह पे कुछ और भी ले सकते हो और इस m की जगह पे कुछ भी ले सकते हो। तो ये बेसिकली रैंडम हमने नाम दिया M ऑफ i, इस
अपनी ये जो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने जा रहे हैं इसको हम रैंडम नाम दे रहे हैं एम एफ आई। आप इसकी जगह पे कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है जी। एम एफ आई हमने नाम दे दिया। उसके बाद आप ज़रा गौर कीजिएगा। अब देखें ये फॉर लूप स्टार्ट कहाँ से कर रही है, 1 से स्टार्ट कर रही है। मतलब जे जो है 1 से स्टार्ट कर रहा है। जे एरो 1 का मतलब होता है कि जे इक्वल टू 1, मतलब जे 1 से स्टार्ट कर रहा है। और 2 कहाँ तक जा रहा है, 2i तक जा रहा है। तो यही मैंने आपको आगे बताया था कि जहाँ से आप स्टार्ट करो उसको समेशन के नीचे लिखते हैं। ये देखें अब हमने यहाँ पे समेशन के नीचे क्या लिखा है, जे इक्वल टू 1। जे इक्वल टू 1 क्यों लिखा है, क्योंकि जे जो है आपकी फॉर लूप जिसकी आप टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने जा रहे हो उसके अंदर क्या हो रहा है कि जे 1 से स्टार्ट कर रहा है। तो मैंने कहा जे इक्वल टू 1 और उसके बाद ऊपर हम क्या लिखते हैं, जहाँ तक आप मैक्सिमम जा रहे हो। तो आप मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हो, आप दोस्तों मैक्सिमम जा रहे हो 2i तक। ये देखो ना, ये देखो जे 1 से स्टार्ट कर रहा है और जा कहाँ तक रहा है, 2i तक। तो इसलिए हमने लिखा जे इक्वल टू 1 कि जे 1 से स्टार्ट किया उसने और जा कहाँ तक मैक्सिमम रहा है, 2i तक। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया दोस्तों आपकी फॉर लूप का स्टेप, आपकी फॉर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी। ये वाली फॉर लूप की आपने लॉजिक लिख दी है। अब दोस्तों इस फॉर लूप के अंदर क्या आ रही थी, ये वाली वाई लूप आ रही है। तो इस वाई लूप की आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या फाइंड किया, इस वाई लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए आपने उसको नाम दिया था आई ऑफ जे। सो दोस्तों अब आप जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे हो उसके अंदर जो कोड आ रहा है उसकी भी तो टाइम कम्प्लेक्सिटी साथ लिखोगे ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये जो समेशन क्या ये लिखा आ रहा है ना, कैपिटल आई ऑफ जे, ये बेसिकली आपकी जो फॉर लूप के अंदर वाइल लूप आपने जिसकी अभी अभी आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी ऊपर फाइंड की है ना, ये बेसिकली उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखी हुई आ रही है। उसका नाम लिखा हुआ है आई ऑफ जे, ठीक है, आई इंटू जे। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। ओके जी। अब दोस्तों मुझे ये बताएं, आपने इस आई ऑफ जे जो वाइल लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी को आपने नाम दिया था उसका आंसर क्या आया था। तो ये देखें, ये आपने आंसर निकाला था आई ऑफ जे का, आपने आंसर क्या निकाला था, जे प्लस 1। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करें, तो पुटिंग द वैल्यू इन वाई लूप टाइम कम्प्लेक्सिटी, कि जो आपने वाई लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड की थी आई ऑफ जे की, वो उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करें। तो उसकी वैल्यू क्या थी, जे प्लस 1। तो मैंने यहाँ पे उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी जे प्लस 1। ये तो उसका जस्ट नाम था, ये असल में उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं थी। ये तो आपने उसका नाम लिखा था। और ये हम यहाँ पे क्यों लिखने हैं, क्योंकि आपको पता है ये हम किसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे हैं, फॉर लूप की। और फॉर लूप के अंदर क्या आ रही है, वाई लूप आ रही है। तो दोस्तों जिस लूप के अंदर कोई और कोड आ रहा हो तो उसकी भी जब उसकी जिसकी आप टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हो ना, तो अगर उसके अंदर कोई और कोड भी आ रहा हो तो उसकी भी साथ टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखते हैं। ये याद रखिएगा बात। अब ये हम फॉर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे हैं और ये उसके आगे क्या है, हमारी जो अंदर वाई लूप है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हम लिख रहे हैं। और ये उसकी वाई लूप वाली टाइम कम्प्लेक्सिटी का नाम है। और अब हमने उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट क्या की है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमने निकाली थी जे प्लस 1। समझ आएगी बात की। अच्छा, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखें अब क्या होगा, मैंने आपको क्या तरीका बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो भी समेशन के ऊपर जो भी मैक्सिमम वैल्यू लिखी होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस साइड वाली वैल्यू के साथ। अब यहाँ पे साइड वाली वैल्यू के अंदर क्या लिखा हुआ है, जे प्लस 1। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि ये जो 202i है ये मल्टीप्लाई होगा पहले इस जे के साथ, फिर आगे प्लस, फिर ये 2i मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ। देखें जब 2i मल्टीप्लाई हुआ जे के साथ तो जवाब आया ये वाला सेम। हमने मतलब इसको 2 दफ़ा, मतलब ये देखना ये पूरे का पूरा, मतलब ये जो समेशन वाला पूरा का पूरा सिंबल है ना, ये पहले मल्टीप्लाई होगा इस जे के साथ। क्योंकि ये आपको जो ब्रैकेट नज़र आ रही है ना, ये राउंड ब्रैकेट, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है कि ये आपकी बाहर वाली पूरी की पूरी समेशन जो है वो मल्टीप्लाई होगी पहले जे के साथ, अंदर वाली दोनों वैल्यू के साथ 1 बाय 1। तो पहले ये पूरी की पूरी समेशन मल्टीप्लाई होगी इस जे के साथ, फिर आगे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर उसके बाद ये पूरी की पूरी समेशन जो है मल्टीप्लाई होगी इस 1 के साथ। तो ये देखें यही हमने किया कि ये देखें आपकी पूरी की पूरी समेशन जब जे से मल्टीप्लाई हुई तो सिंपल जे आ गया, और उसके बाद आगे प्लस प्लस, और उसके बाद ये पूरी की पूरी समेशन जब 1 से मल्टीप्लाई हुई तो हमने सेम उसे ऐसे लिख दिया, पूरी की पूरी समेशन जे इक्वल टू 1 टू 2i और आगे 1 वैसे ही। ठीक है, जहाँ पर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हमने बेसिकली अंदर 2 वैल्यू थी जे प्लस 1, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया। इस समेशन को पहले जे के साथ अलग किया, फिर उसके बाद आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया, उसके बाद फिर 1 है तो 1 को अलग कर दिया, मतलब दो दफ़ा अलग अलग करके लिख दिया है। समझ गई बात की। चलें जी, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम तरीका जो मैंने आपको बताया था। अभी देखें, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले एक बात याद रखिएगा, पहले देख लेते हैं यहाँ पे कोई फार्मूला तो फुलफिल नहीं हो रहा। तो मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने कल प्रीवियस लेक्चर 3 के अंदर कुछ फार्मूले करवाए थे, अरिथमेटिक सीरीज़, क्वाड्रेटिक सीरीज़, ठीक है, और मैंने आपको करवाया था हार्मोनिक सीरीज़। उन सीरीज़ में देखें कोई फार्मूला तो नहीं फुलफिल हो रहा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे ना पहली समेशन क्या लिखा हुआ है, सिंपल जे लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अरिथमेटिक सीरीज़ वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। वो कैसे वाला, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर ज़रा आप आएँ,
तो इतनी ये लंबी वीडियो होने का मकसद ये सिर्फ मैंने आपको डिटेल से एक एक चीज़ खानी थी, इसलिए मैं आपको थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको चीज़ें अच्छे से समझाएं। ये देखें दोस्तों, ये देखें अरिथमेटिक सीरीज़ के फार्मूले में क्या लिखा हुआ था, जो भी समेशन हो उसके आगे अगर सिंपल एक वेरिएबल है, सिंपल कोई भी एक वेरिएबल अगर लिखा हुआ है तो उसके ऊपर दोस्तों अरिथमेटिक सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। और हमारा याद आया, हमारे भी नीचे ऐसे ही सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पे आई है तो वहाँ पे सिंपल जे है। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना, सिंपल कोई वेरिएबल ही है ना। तो उसने क्या कहा था भला, अगर एक सिंपल समेशन के आगे अगर कोई भी सिंपल वेरिएबल आ जाए तो उसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, अरिथमेटिक सीरीज़ वाला। अब यहाँ पे अरिथमेटिक सीरीज़ का फार्मूला क्या था, अरिथमेटिक सीरीज़ का फार्मूला है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब यहाँ पे ये n क्यों आया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऊपर मैक्सिमम टाइम चूँकि n था, समेशन के ऊपर मैक्सिमम टाइम का लिखा हुआ है n, इसलिए यहाँ पे n आया। तो हमारा वहाँ पे जो भी टाइम होगा हम वो लगाएंगे। तो फार्मूला याद हो गया, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पे देखें, नीचे आए आप ज़रा, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, समेशन के आगे क्या लिखा हुआ है, सिंपल जे। क्या लिखा हुआ है, सिंपल जे। तो ये दोस्तों सिंपल जे एक वेरिएबल है। सो ऊपर जो अरिथमेटिक सीरीज में क्या वेरिएबल लगा हुआ था, आई। सो दोस्तों ये भी सेम जो है उसी फार्मूले के मनी तो जो है अप्लाई हो रहा है। ये भी एक वेरिएबल है, वो भी एक वेरिएबल है। सो यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि 2i इंटू 2i प्लस वन डिवाइड बाई टू क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों n था, वहाँ पे जो कि समेशन के ऊपर क्या था, n था, तो हमने वहाँ पे n इंटू एन प्लस वन लिखा। अब यहाँ पे समेशन के ऊपर क्या है, 2i है, इसलिए हम n की जगह पे 2i लिखेंगे। तो हमने लिखा 2i इंटू 2i प्लस वन डिवाइड बाई टू, और उसके बाद प्लस, ये प्लस कौन सा, ये प्लस कौन सा, ये प्लस ये वाला है, ये जो अंदर आपका प्लस मेन प्लस लगा हुआ है, तो ये वाला मेन प्लस हो गया। और उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, ये आगे देखें कि इसके ऊपर कोई फार्मूला फुलफिल हो रहा है, नहीं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर कोई फार्मूला फुलफिल नहीं होता। इसलिए अब क्या होगा, ये ऊपर वाली मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी इस वन के साथ। तो 2i मल्टीप्लाई वन, तो कोई भी वैल्यू वन से मल्टीप्लाई हो तो क्या जवाब आता है, वही सेम जवाब आ जाता है। तो मतलब 2i जब वन से मल्टीप्लाई हुआ तो जवाब क्या आया, 2i जवाब आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम अब इसको पूरे फार्मूले को सॉल्व करेंगे, मतलब इसका एलसीएम लेंगे। आपको पता है ना, अगर बटे वाली कोई भी वैल्यू आ जाए और उसके दरमियान प्लस का सिंबल हो या माइनस का सिंबल हो, तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। अब दोस्तों आप ये पूरी वैल्यू बटे वाली इसका प्लस 2i के नीचे अपनी तरफ से डिवाइड बाई वन लगाकर इसका एलसीएम ले लोगे। तो अब इसको अगर मैं करके दिखाऊँ आपको फटाफट से, अगर मैं आपको करके, अब आप अगर सोच रहे हो यार ये आंसर कैसे आ गया नीचे, 2i का स्क्वायर प्लस 3i ये कैसे आ गया, तो इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें ज़रा, मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ प्रूफ। तो ये इसको मैंने फार्मूले को ले लिया। अब इसको मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करता हूँ, और ये देखें मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। एक मिनट ज़रा, आपने अच्छे से इन चीज़ों को समझना भाई, चीज़ों को अच्छे से समझें तो फिर ही आपको समझ आनी है, ऐसे नहीं समझ आनी। चलें ऐसे इतनी स्क्रीन ठीक है। अच्छा ये देखें ज़रा, अब दोस्तों क्या होगा, ये आपको पता है ना, अगर एक बटा और दूसरे के नीचे कुछ ना हो तो हम उसकी तरफ से उसके नीचे अपनी तरफ से वन लगा के एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, वो तो बच्चों वाला काम है। हम सिंपल पहले इक्वल लगाएंगे, इक्वल, और ये बड़ा बटा लगाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि जिसका हम एलसीएम लेते हैं उसके बटे के नीचे जो भी वैल्यू हो उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है नीचे पुट की जाती है, या दोनों भी आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 2। अच्छा यहाँ पे दोनों वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके बटे के नीचे 2 है और उसके बटे के दूसरी वैल्यू के बटे के नीचे 1 है, तो यहाँ पे 1 लगा दिया साथ हमने, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा दोस्तों, अब जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं। तो ये 2 जो है कट गया इस 2 के साथ, ठीक है। बाकी क्या बच गया यहाँ पे 1, ये 1 ऊपर वाली जो बाकी रिमेनिंग बचता है वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये तो एलसीएम में बच्चों वाला काम है, ये तो आपको आता ही होगा। तो ये 1 जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा जब इस वैल्यू के साथ, तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2i इंटू 2i और प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद मेन प्लस, ये जो मेन दरमियान में प्लस है ये प्लस आ गया, और उसके बाद अगली वैल्यू क्या है जनाब, अब ये जो 1 है इस 1 के साथ कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बच गया नीचे 2, क्योंकि इसकी दफ़ा 2 बचेगा। ये 2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा इस 2i के साथ, तो 2i के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ जो दोस्तों क्या जवाब आया, 2 दूनी 4, मतलब 4i जवाब आ गया। यहाँ पे आंसर आ गया 4i, ये आंसर आ गया। क्लियर हुई बात, ओके जी।
अब दोस्तों जब 4i जवाब आ गया, अब क्या होगा भला, अब जब 4i जवाब आ गया, अब हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे। जब इसकी पहले की ब्रैकेट खोलने से पहले क्या होगा, ये 2i अंदर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यू के साथ, मतलब 2i पहले मल्टीप्लाई होगा इस 2i के साथ, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद 2i मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ। तो देखें जब ये 2i इस 2i से मल्टीप्लाई हुआ है तो जवाब क्या है, 4i का स्केयर, 4i का स्केयर, 4i का स्केयर आ गया, 4i का स्केयर आगे प्लस है तो प्लस आ गया। उसके बाद ये 2i इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जवाब आएगा, 2i ही जवाब आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा 2i ही जवाब आ गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस आ गया। उसके बाद ये 4i है तो 4i ऐसे ही आ जाएगा, 4i, ठीक है। और उसके बाद बटे के नीचे अब कुछ भी नहीं बचा, बटे के नीचे कुछ नहीं, सॉरी बटे के नीचे है यार, क्यों नहीं है, बटे के नीचे है, क्या है, 2, ये 2 और 1 है तो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, जवाब आया 2, 2 1 ज़ा 2, तो नीचे 2 आ गया। अब दोस्तों क्या होगा, अब इसको मैं आगे इस यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इस जगह पे। चलें जी, अब क्या होगा दोस्तों, 4i का स्केयर ऐसे आ जाएगा, 4i का स्केयर, और उसके बाद क्या आगे प्लस है तो प्लस आ गया, ओके। उसके बाद दोस्तों ये 2i और ये 4i दोनों सेम वेरिएबल के हम मिला, सो ये 2i और इस 4i को हम आपस में ऐड कर देंगे तो जवाब क्या आएगा, 6i, जवाब क्या आ जाएगा, 2i प्लस 4i, जवाब क्या है 6i, ठीक है। और बटे के नीचे क्या, बटे के नीचे जनाब जी 2, और ये इक्वल के साथ ऐसे ही साथ आएगा। देखिए मैं बच्चों की तरह आपको करवा लूँ, पूरी यूट्यूब के ऊपर आपको कोई इस तरह से बच्चों की तरह सॉल्व नहीं करवाएगा इस एलसीएम को, ठीक है। अब देखिए ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, मजीद ये इक्वल का साइन लगाएंगे। अब क्या होगा दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, इसमें से हम 2 जो है कॉमन ले लेंगे। जब दोस्तों इन दोनों वैल्यू में से 2 कॉमन लेंगे तो जवाब क्या बचेगा, यहाँ पे अंदर क्या बच गया, 4i स्केयर में से हमने 2 कॉमन ले ली तो जवाब क्या बच गया, 2i का स्केयर बच गया, 2i का स्केयर बाकी कॉमन बच गया, 2i का स्केयर कॉमन बच गया। उसके बाद प्लस आ गया। उसके बाद 6i में से अगर हम 2 कॉमन लें, मतलब 6 में से अगर टॉप 2 कॉमन लो तो क्या जवाब आ गया, 2 3 6 होता है तो 3i बाकी बच गया। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो पहले मेरे भाई मैथ सीखें जाके। तो ये कॉमन आ गया, हमने 2 जब कॉमन लिया अंदर में से 4 और 6 में से 2 कॉमन लिया तो जो अंदर यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 6 में से 3 बच गया, और उसके बाद नीचे 2 वैसे ही आ गया। अब ये 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए। जैसे कैंसिल आउट हो गया अब अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया दोस्तों 2i का स्केयर प्लस 3i, 2i का स्केयर, 2i का स्केयर प्लस 3i, और यही आपका फाइनल आंसर है, 2i का स्केयर प्लस 3i। चलिए इसको बंद करता हूँ मैं, तो ये देखना ज़रा, 2i का स्केयर प्लस 3i। देखिए मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया, मैंने फाइनली आपको प्रूफ कर दिया है कि ये हमने आंसर इस तरह से निकाला है। ये इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर इसलिए आया है 2i का स्केयर प्लस 3i। चलिए ये भी हो गया। अब दोस्तों आपकी क्या कोई लूप बचती है यहाँ पे, यस बचती है। ये अब आपकी सबसे जो एक्सटर्नल लूप थी, बाहर वाली लूप है, अब ये बच गया। अब आपने इसका जो है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए सर ने इसको एक पहले नाम दिया, क्या बोला, कैपिटल टी। सर ने इसको कैपिटल टी नाम दे दिया, ठीक है। और ये देखिए सर ने इसको क्या नाम दिया, कैपिटल टी ऑफ एन, टी इसको नाम दिया। आगे ये एन क्यों आया, एन क्योंकि इसकी ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगा दिया, टी ऑफ एन, ठीक है। उसके बाद इक्वल लगा के उसके बाद समेशन क्यों लगाई है ये तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद समेशन नीचे ये जो है स्टार्टिंग वाली यहाँ पे आई इक्वल 1 क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखें आप इस फॉर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने जा रहे हो। देखो इसकी जब टाइम कम्प्लेक्सिटी आप फाइंड करोगे तो क्या बोला, फॉर लूप के अंदर आई कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, आई जो है 1 से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। तो यही मतलब है, यहाँ पे देखें समेशन नीचे हमने लिखा कि आई इक्वल टू 1, मतलब आई 1 से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, तो ऊपर हमने एन लिख दिया। और उसके बाद इसके आगे ये एम ऑफ आई क्यों लिखा हुआ है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी इस एक्सटर्नल फॉर लूप के अंदर ये जो कोड है ना पूरा का पूरा, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को फाइंड दे रहा है। तो आपको अगर याद हो तो आपने ये जो अंदर वाली जे वाली फॉर लूप थी, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को आपने क्या नाम दिया था, आपने इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को नाम दिया था एम ऑफ आई। तो ये बेसिकली उसी की 200 टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखी हुई आ रही है, ये देख रहे हो, एम ऑफ आई बेसिकली उसका नाम है, ये जो अंदर वाली कोड का। क्योंकि आपको मैंने अभी भी ऊपर इतनी बच्चों की तरह बताया तो है कि जिसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करें उसके अंदर अगर कोई और कोड भी आ रहा हो तो उसकी भी साथ टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है लिख लेते हैं। अब दोस्तों एम ऑफ आई जो है इसकी जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट करोगे तो एम एफ आई की आपने आंसर क्या निकाला था, 2i का स्केयर, या अगर आपको याद हो तो यहाँ पर देखिए उसका आंसर आपने क्या निकाला था, 2i का स्केयर प्लस 3i। तो ये हमने उसकी जगह पर पुट किया। जब दोस्तों हमने इसकी जगह पर पुट कर दिया, अब क्या होगा बोला, अब दोस्तों बेसिकली ये होगा सेम वही तरीका जो आपने ऊपर किया था, याद आया कि जब वहाँ यहाँ लिखा हुआ था j+1 तो आपने क्या किया, समेशन को एक दफ़ा j से अलग किया और फिर आगे प्लस लगा के फिर आपने आगे 1 के साथ अलग किया। ऐसे दोस्तों यहाँ पे भी अब 2 वैल्यूज है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। अब ये जो पूरी की पूरी समेशन है
एक दफ़ा ये 2i के स्क्वायर के साथ अलग होगी, फिर आगे प्लस, और फिर उसके बाद ये इसमें पूरी की पूरी समेशन जो है 3i के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो बेसिकली हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, जब अलग अलग कर दिया अब दोस्तों अपने क्या करना है, ये 2 बाहर कॉमन ले लेना, इस 2i के स्क्वायर में से ये 2 कॉमन ले लिया बाहर, और ये 3i में से 3 कॉमन ले लिया। अब अगर आपको याद हो तो अगर मैं यहाँ पे 2 बाहर ले जाऊँ तो बाकी यहाँ पे क्या बच गया, i का स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमारे लिए स्क्वायर का भी एक फार्मूला है, स्क्वायर का एक फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा था, उसका फार्मूला क्या था भला, ये देखें स्क्वायर का ऊपर फार्मूला हमने एक पढ़ा था। मेन चीज़ देखते हैं दोस्तों स्क्वायर, ये देखें ये लिखा हुआ आ गया क्वाड्रेटिक सीरीज़ के अंदर एक फार्मूला कहता है अगर आपके पास किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हो ना तो उसका फार्मूला क्या बनता है, 2n का क्यूब प्लस 3n का स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 6। और उसके बाद दूसरा ये जब आपने वहाँ से 3 कॉमन लिया, ये आपने वहाँ पे फार्मूला फुलफिल कर दिया इस स्क्वायर की जगह पे। ये देखें जब आपने यहाँ से 2 बाहर ले गए तो यहाँ बाकी बच गया i का स्क्वायर की जगह पे आपने फार्मूला लगा दिया। ये 2 वाला कौन सा, ये 2 वो जो आपने बाहर कॉमन निकाला था, ये वाला i के स्क्वायर के साथ जो 2 लिखा हुआ था ये बेसिकली वो वाला 2 है। और उसके बाद ये i के स्क्वायर का फार्मूला क्या है, 2n का क्यूब प्लस 3n का स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 6। और उसके बाद आगे ये वाला मेन प्लस यहाँ पे आ गया। और उसके बाद ये जो 3n है ये क्या होगा, इस 3n में से ये 3 जो है बाहर आप कॉमन पहले इसको बाहर निकाल दोगे, और उसके बाद आगे क्या बच गया i। अगर आपको याद हो तो आपको मैंने बताया था कि समेशन के आगे कोई भी सिंपल वेरिएबल हो तो उसका भी एक फार्मूला हमने अभी ऊपर सॉल्व किया, क्या था भला, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हमने n क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों ऊपर आपको मैक्सिमम जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है, n है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऊपर समेशन के ऊपर मैक्सिमम जो टाइम है वो क्या जी n है, इसलिए यहाँ पे हमने n लगाना है। क्योंकि ये तो फार्मूले का पार्ट ना, आपने ऊपर सीखा था कि अगर कोई भी सिंपल वेरिएबल हो तो उसके ऊपर जो भी मैक्सिमम टाइम लिखा हो उसको यहाँ पे बेसिकली पुट करते हैं, मैक्सिमम टाइम प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमने लिख दिया। और ये जो 3 है ये बेसिकली आपकी ये जो वैल्यू के साथ 3 लिखा हुआ, i के साथ 3 लिखा हुआ था, ये वो वाला 3 है। अब दोस्तों आप क्या करोगे, अब आप पहले क्या करोगे, इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे और इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे और ये नीचे, उसके बाद इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद दोस्तों आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा क्या बोला, जब आप इनका अब ये इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है डिटेल से, ये आपको आता बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये 2 ऊपर वाली इन तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये 3 ऊपर वाली तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, दरमियान में प्लस है तो दोनों वैल्यूज बटे में है, दोनों का एलसीएम लोगे। जब एलसीएम लोगे तो उसका आंसर आएगा 4n का क्यूब प्लस 15n का स्क्वायर प्लस 11n, और उसके बाद नीचे डिवाइड बाई 6। ठीक है, जब ये दोस्तों आ गया उसके बाद क्या करते हैं, आपको पता ना जब इस तरह से हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाए और उसमें से हमें अब मज़ीद कोई हम स्क्वायर इसमें से कॉमन नहीं ले सकते दोस्तों, इसमें से कोई भी वैल्यू कॉमन आप नहीं ले सकते। अब अगली बात ज़रा गौर से सुनिएगा दोस्तों, जो भी आप फाइनल आंसर निकालते हो उस फाइनल आंसर मतलब जो भी आपका आंसर आता है अगर उसमें से कोई भी चीज़ कॉमन ना निकल रही हो तो फिर क्या करते हैं, फिर सारे के सारे कांस्टेंट और सारे के सारे स्मॉलेस्ट पावर वाली जितनी वैल्यूज होती हैं ना, जितने वेरिएबल होते हैं उनको सबको निगलेक्ट कर मतलब रिमूव कर देते हैं, और उसमें से जो सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू होती है ना उसको बाहर निकाल देते हैं। मुझे अब ये बताएं आपकी इस पूरी वैल्यू में सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू है ये n का क्यूब, ये है n का क्यूब। दोस्तों ये n का क्यूब बेसिकली आपका आंसर है, ये बात याद रखिएगा। आपकी जो भी वैल्यू हो ना उस वैल्यू के अंदर, क्योंकि ये अब आप सोच रहोगे यहाँ पे हमने इसमें से फाइनल सारी वैल्यू को रिमूव करके इसमें से फाइनल आंसर क्यों निकाल लिया, क्योंकि दोस्तों हमारा मज़ीद अब कोड बाकी नहीं बचा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोई और कोड भी होता, मान लो इसके बाहर कोई और लूप भी होती, इस लूप से बाहर कोई और लूप भी होती, फिर हमने बोला क्या करना था, फिर हमने ये जो हमारा आंसर आया ना, ये जो हमारा आंसर आया ये पूरे का पूरा, इस आंसर को फिर हमने अगले फार्मूले में जाके यूज़ करना था। लेकिन चूँकि यहाँ पे अब कोड ख़त्म हो गया, जब दोस्तों कोड ख़त्म हो जाए फिर क्या करते हैं, फाइनल जो आंसर आता है ना उसमें से फिर हम सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू जो कि n का क्यूब है, सो हमारा फाइनल जो आंसर आया वो क्या आया है, थीटा ऑफ n का क्यूब। मतलब आपके इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, थीटा ऑफ n का क्यूब। ठीक है जी दोस्तों, इतना लंबी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको इस टाइम कम्प्लेक्सिटी का अच्छे से समझा दूँ A to Z के ये सारी चीज़ें किस तरह से जो है वो सॉल्व की गई हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपको बच्चों की तरह एक एक चीज़ की समझ आई होगी किस तरह से टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।